नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के भाग ब के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। उसी के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं मूल अधिकारों के पार्ट 2, यानी कि मूल अधिकारों का जो पृष्ठभूमि थी वो हमने पिछले जो क्लास थी, पिछला जो वीडियो था उसमें कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं, उसमें आज हम अनुच्छेद 12 से मौलिक अधिकारों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे दोस्तों। लेकिन विषय वस्तु पर चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोस की जानकारी तुरंत प्रभाव से आपको मिल सके और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। अब दोस्तों, हम बात करते हैं मूल अधिकारों के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, कल हमने जो मूल अधिकारों के संदर्भ में बात की थी कि मूल अधिकारों की जो सर्वप्रथम बात मैग्ना कार्टा नामक स्थान पर हुई, इसी कारण हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले फ्रांस ने अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए थे और अमेरिका ने सबसे पहले अपने संविधान में मूल अधिकारों को ग्रहण किया था। इसके बाद में हमने बात की, हमारे यहाँ पर 5 अनुच्छेद ऐसे हैं या 5 मूल अधिकार हम जो कहें उनको हम ऐसा कह सकते हैं कि वे केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। कौन कौन से अनुच्छेद थे मूल अधिकारों के अंतर्गत? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है। इसके बाद में हमने बात की मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दिशा में निलंबित नहीं होंगे दोस्तों। इसके बाद में यदि हमने बात की थी तो हमने मौलिक अधिकारों की जो पृष्ठभूमि है उस पर आगे चर्चा की थी, यानी कि हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में हमारे यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार हैं। हम बात करें संपत्ति का मूल अधिकार, अनुच्छेद 31 से हमने हटाकर भाग 3 से हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 1978 के द्वारा हमने यहां से इसे हटा दिया और भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संपत्ति के कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा प्रदान किया। तो अर्थात वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है दोस्तों। तो इसी के साथ अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं। हमने 6 मौलिक अधिकार जो पढ़े थे उनको हमने एक ट्रिक से भी याद किया था। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से आपके पूरे 6 मौलिक अधिकार पूर्ण हो गए। अब हम आज नंबर 1 जो आपका मूल अधिकार था, समता का अधिकार या जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 पर चलने से पहले 14 से 18 के मध्य समानता का अधिकार है, तो हम अनुच्छेद 12 और 13 को भी पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। बताया गया है कि राज्य क्या है। अब आप यहां पर जो सोच रहे हैं हमारा राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वो राज्य नहीं है दोस्तों। यहां राज्य शब्द के मायने कुछ अलग हैं। देखिए, भारत सरकार प्लस संसद, फिर नंबर 2 पर राज्य सरकार प्लस विधानमंडल, नंबर 3 स्थानीय प्राधिकारी और नंबर 4 अन्य प्राधिकारी, यानी कि ये सभी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब यानी कि आप यहां देख सकते हैं भारत सरकार प्लस संसद किसी भी प्रकार का कोई नियम, आदेश, कानून वगैरह बना सकती है। राज्य सरकार और विधानमंडल भी कानून बनाती हैं। स्थानीय प्राधिकारी, देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारी जो ग्राम पंचायत और नगरीय सुशासन है वो आता है, यानी कि पंचायती राज और नगरीय सुशासन स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आता है। और अन्य प्राधिकारी शब्द को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिभाषित किया गया है दोस्तों।
यदि मैं बात करूं अन्य प्राधिकारी कौन है, तो अन्य प्राधिकारी का इसका जो अर्थ लिया जाता है वो यानी कि सरकार द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं। पहली चीज, सरकार द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं। नंबर 2, सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करने वाली सभी संस्थाएं, वो भी सब राज्य हैं। सरकार की शक्ति का उपयोग करने वाली सभी संस्थाएं, वो भी राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। देखो दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत यानी कि मूल अधिकारों से मेल नहीं खाने वाली या उनके प्रभाव को कम करने वाली जो भी विधियां हैं वे सब संविधान के लागू होने के पश्चात शून्य होंगी। यानी कि जिस दिन से भारतीय संविधान लागू होगा अर्थात 26 जनवरी 1950 के पश्चात ऐसा कोई कानून है जो मूल अधिकारों से असंगत है, अर्थात जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है, मूल अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव डालता है, प्रतिकूल प्रभाव जिसे हम कह सकते हैं, तो वह कानून प्रारंभ से ही शून्य माने जाएंगे। इसका कारण है दोस्तों, देखो हमारे यहां पर इसी अनुच्छेद के अंदर विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। और यदि हम बात करें, मैं आपको बता दूं, हमारे यहां दो प्रकार की विधियां या दो प्रकार के कानून होते हैं। एक तो होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एक होता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री यानी कि संविधान पूर्व में जो कानून हमारे यहाँ निर्मित थे उनकी बात हम कर रहे हैं। पोस्ट यानी कि जो संविधान के निर्माण के बाद में जिनका निर्माण हुआ। अब हमने संविधान बनाया, लेकिन संविधान निर्माण से पूर्व या पहले मैं बात करूं, यदि कोई कानून प्रचलन में था पहले से और उस कानून के कोई प्रावधान या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो कानून प्रभाव से ही शून्य समझा जाएगा। यानी कि जब तक मूल अधिकार प्रभावी होंगे उस कानून का इफेक्ट कहीं नहीं होगा। यदि संबंधित मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया जाता है, तब वो कानून पुनः अपने जो है स्वरूप में आ जाएगा, प्रभाव में आ जाएगा दोस्तों। तो हमें यहाँ जो बात समझनी है दोस्तों, अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके अंदर और भी बहुत सारी विषयों पर। जैसा मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 13 विधि शब्द को परिभाषित करता है। विधि, देखो संसद द्वारा किसी प्रकार का नियम, संसद द्वारा किसी प्रकार का कोई अधिनियम हो गया, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई अध्यादेश हो गया, नियम, विनियम, रूढ़ि, प्रथा, इन सब के माध्यम से हमारे यहाँ पर विधि शब्द को अनुच्छेद 13 के अंदर परिभाषित करने का प्रयास किया गया है दोस्तों। तो हमारे जो सवाल बनते हैं वो सीधा यही बनता है कि राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 में। अब राज्य की परिभाषा में निम्न में से कौन नहीं आता है? तो आपके सामने सीधे 4 ऑप्शन है, आपको ये याद रखने हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 13 आपको सीधा वो हेडिंग पूछ सकता है कि मूल अधिकारों से असंगत या मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां कौन से उसमें हैं? अनुच्छेद 13 में है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा अनुच्छेद विधि शब्द को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 13 विधि शब्द को परिभाषित करता है। इसके पश्चात दोस्तों देखो, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और जो हमारा हाई कोर्ट है, उसे न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो भी हमारा अनुच्छेद 13 ही प्रदान करता है। अर्थात अनुच्छेद 13 हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है दोस्तों, बेस है। इसके बाद में यदि हम आगे बात करें तो देखो, संसद मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अर्थात देखो, हमारे जो मौलिक अधिकार है वो असीमित नहीं है, सीमित हैं दोस्तों। जैसे हम वर्तमान में बात करें, 2 दोस्त हैं, तो आपको सदैव अपने दोस्त के प्रति या अपने पड़ोसी के प्रति जब भी आप कभी बात करते हैं तो आपको एक सीमा में रहकर बात करनी होती है। यदि आप अनावश्यक रूप से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उत्तेजना में आकर, जो आपके और सामने वाले के स्वास्थ्य के हित में नहीं होते, और यदि आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो इससे सामने वाले व्यक्ति को क्या होगा? बुरा लगेगा, उसे एहसास होगा कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो यानी कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं या उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करते हैं जो उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, तो वो आप पर मुकदमा दायर कर सकता है और इससे आपको सजा भी हो सकती है। तो क्या हुआ? आपने जब दूसरे के मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचाई तो आपके मौलिक अधिकार भी तो प्रभावित हुए ना, हुए कि नहीं हुए?
जी हां दोस्तों, मौलिक अधिकारों का यही फंडा है। यदि आपने किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया है तो आपके मौलिक अधिकार भी प्रभावित होंगे, यह निश्चिंत है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, यानी कि एक अपराध हो गया, इससे सामने वाले के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का हनन हुआ। कौन सा हुआ? जीवन जीने का अधिकार उसका समाप्त कर दिया। तो बेसिक सी बात है, अब आपको कहां जाना पड़ेगा? जेल। तो आपकी भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सभी स्वतंत्रताएं सबसे पहले समाप्त होंगी। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको बाधा उत्पन्न होगी। तो देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार यानी कि संसद युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है, और प्रतिबंध ऐसा लगाएगी कि भाई आप किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सके, या आप राष्ट्र की एकता और अखंडता पर कोई खतरा उत्पन्न नहीं कर सके। आपको विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी जरूर है, लेकिन गरिमा में रहकर। ऐसा नहीं है कि जो मुंह में आया बोलते चले गए, ठीक है? इस चीज का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। आगे हम बात करें तो अनुच्छेद 14। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। पहली बात है विधि के समक्ष समानता, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। अब देखो दोस्तों, विधि के समक्ष क्षमता ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है, और विधियों का समान संरक्षण ये प्रावधान हमने यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। तो हमारे दो सवाल यही बनते हैं, अनुच्छेद 14 में कौन है, क्या किस का उल्लेख है, या अनुच्छेद 14 का संबंध है? विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, दोनों ही सही है। अनुच्छेद 14 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो वो इस प्रकार से सवाल भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 14 में विधियों के समक्ष समानता का उल्लेख है, विधियों के समान संरक्षण का उल्लेख है। विधि के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से लिया है, और विधियों का समान संरक्षण हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है। तो ये चारों ऑप्शन आपके राइट हैं, तो एबेसद सही है। इस प्रकार के सवाल बनते। अब इसका अर्थ क्या है? विधि के समक्ष समानता। देखो दोस्तों, कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे उसकी पद या प्रतिष्ठा कुछ भी हो। समझ रहे हैं आप? प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजर में समान है, चाहे उसकी पद या प्रतिष्ठा कुछ भी हो। ठीक है? यानी कि सभी को एक आंख से देखा जाएगा, किसी दूसरी आंख का प्रयोग नहीं किया जाएगा, हम आम भाषा में बात करें तो। लेकिन ये कतई सत्यता नहीं है, सही बात नहीं है। इसका कारण है दोस्तों, देखो, एक व्यक्ति अनजाने में अपराध करता है और एक व्यक्ति जानबूझकर अपराध करता है, लेकिन दोनों ने सेम अपराध किया है, तो दोनों के लिए सेम सजा का प्रावधान तो नहीं हो सकता ना। क्यों? एक को तो ज्ञात था कि यदि मैंने यह अपराध किया तो मुझे यह सजा मिलेगी, लेकिन दूसरे व्यक्ति को ज्ञात नहीं था कि मैंने यह अपराध कर दिया और जाने अनजाने में उससे अपराध हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को हम कठोर सजा तो नहीं दे सकते जैसी जिस व्यक्ति ने जानबूझ के किया उसे हम देंगे। यानी कि दोनों के साथ समान न्याय नहीं हुआ यहां पर। इसलिए हमारे संविधान में विधियों का समान संरक्षण जो है, ये दूसरी अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की। इसका अर्थ यह है कि किसी वर्ग विशेष पर समान रूप से कानून लागू होंगे, यानी कि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रकार के जो कानून हैं वो लागू हो सकते हैं, या किसी समान वर्ग पर समान कानून लागू हो सकते हैं। जैसा हम एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ कहते हैं कि 17 साल या 16 साल से कम यदि का कोई जो बालक होता है, यदि वो अपराध करता है तो वो इसकी श्रेणी में उसको अपराधी नहीं माना जाएगा और उसको बाल सुधार गृह भेजा जाता है और उसे कम से कम सजा का प्रावधान होता है। क्योंकि वो बालक है, उसने जानने अनजाने में ऐसा किया है। यही एक वरिष्ठ व्यक्ति यदि ऐसा कर दे 18 साल के पश्चात, तो उसे पूरी वही सजा होगी जो आईपीसी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसे प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार महिलाएं हो गई। मान लो कि किसी महिला द्वारा कोई अपराध हो जाता है, तो वो अपराध उस महिला ने किन परिस्थितियों में किया, यह देखकर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि अलग अलग वर्ग विशेष के लिए अलग अलग जो है कानून का प्रावधान इसमें किया गया है, जिससे जो लोगों के बीच में है इक्वलिटी यानी कि समानता स्थापित हो सके। अब एक विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग प्रावधान है, बच्चों के लिए अलग प्रावधान है।
ठीक है, तो ये हमने जो विधियों का समान संरक्षण ये हमने यूएसए से ग्रहण किया है दोस्तों। अब इसके कुछ अपवाद हैं दोस्तों। अनुच्छेद 361 में बताया गया है कि राज्यपाल व राष्ट्रपति इसके क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। ठीक है, मुख्य रूप से आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि किस प्रावधान में है किस में नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना, अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, इसमें यह अलग बात है कि हमारे जो विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, यानी कि किसी अन्य देश के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष, जैसे मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो वे भी इसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। विदेशों के राजनयिक, विदेशों के जो हमारे यहाँ प्रशासक आते हैं वो हो गए, विदेशों के राजदूत, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी, ये सभी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं, इन्हें बाहर रखा गया है। यानी कि मान लो हमारे यहाँ पर जो किसी अन्य देश के राजदूत दिल्ली में निवास कर रहे हैं और उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध हो जाता है तो उन्हें यहाँ सजा नहीं दी जा सकती। समझ रहे हैं आप? कुछ समय पहले काफ़ी सारी घटनाएं चर्चा में थी। अभी थोड़े दिन पहले जो राजनयिक थे उन्होंने दिल्ली में रश ड्राइविंग की, लगभग 8-10 महीने हो गए, तो उन्होंने रश ड्राइविंग की थी, दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स वगैरह तोड़ दिए थे। तो दिल्ली पुलिस फिर भी उनके पास गई और उन्होंने जो है शिकायत दर्ज कराई कि भाई आप ऐसा ना करें, ऐसे रश ड्राइविंग नहीं करें, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। समझ रहे हैं आप दोस्तों? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 15 काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 15 भेदभाव के आधार पर निषेध का प्रावधान करता है, और किन आधारों पर करता है? 5 आधारों पर। 5 आधार कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। टोटल कितने आधार हैं? 5 आधारों पर भेदभाव को निषेध करता है। अब भेदभाव कौन नहीं करेगा? 15(1) में राज्य उपरोक्त 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। नंबर 2, कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ उपरोक्त 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि जितने भी हमारे यहाँ सार्वजनिक जो शौचालय हैं, सार्वजनिक बस स्टैंड हैं, जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं, भले मूवी घर हो, होटल वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं, सार्वजनिक स्नानागार, कुएं वगैरह, इन सभी स्थानों पर कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये प्रावधान हमारे यहाँ पर कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत किया गया दोस्तों। इसी के साथ यदि हम बात करें अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जब हम बात करेंगे, भाग 6 आपके इस बार नया जुड़ा है, और भाग 6 में जब आप पढ़ेंगे कि महिलाओं एवं बालकों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम या अपराध घटित होने वाली धाराएं वगैरह हम वहां पढ़ने हैं, तो ये हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। हमसे सीधा वो पूछ लेगा कि राज्य महिलाओं व बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3) इस प्रकार का प्रावधान करता है दोस्तों। आगे हम बात करें अनुच्छेद 15(4) सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) मूल संविधान में नहीं था, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद में अनुच्छेद 15(5) की यदि हम बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान, इसे भी दोस्तों 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। इसके बाद मैं आगे बात करूं, अनुच्छेद 15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। जो हाल ही में 2019 में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था शिक्षण संस्थानों में, वो कहां पर है? 15(6) में। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 15 में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया है। सरकारी नौकरियों में हम अनुच्छेद 16 में अभी पढ़ेंगे आगे। अब यहां आपको याद रखने योग्य चीज यही है कि अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 15(6)
तीनों बाद में जोड़े गए। पहली बात तो ये, ठीक है। और तीनों में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है, नंबर 2 बात, ठीक है। और ऊपर वाले जो आपका 15(4) है वो सामान्य शिक्षण संस्थानों में, यानी कि जो हमारी जनरल यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है जो उनमें आरक्षण का प्रावधान। इसके अंदर सरकारी और गैर सरकारी यानी निजी विद्यालय भी इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। याद रखना, इन सभी के अंदर यदि हम बात करें 15(4), 15(5) और 15(6), ये सरकारी स्कूलों या महाविद्यालयों पर लागू होने के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों पे भी समान रूप से प्रभावी होंगे। और वर्तमान में आप जिसे RTE के रूप में पढ़ते भी होंगे, राइट टू एजुकेशन, जिसमें आपको ज्ञात होगा 25% सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, RTE कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। उसके संदर्भ में भी हम अलग से एक चर्चा करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे पूरा प्रॉपर, जिसके बारे में RTE के सभी प्रावधानों के बारे में हम विश्लेषण और अधिक अच्छे से अच्छी जानकारी उसका आपको हम देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। लेकिन हमें यहां पर अनुच्छेद 15 के जो आखिरी के तीनों प्रावधान हैं वो हमें विशेषकर ध्यान रखने हैं, जो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करते हैं। 15(3) तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूं, देखो दोस्तों, यहीं से सवाल बनेगा। 15(3) आप मान के चलें, अगर बनाना तो सवाल यहीं से बनेगा, ये पक्का है। अनुच्छेद 15(3) बनेगा या अनुच्छेद 17, जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है दोस्तों, अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सामान्य शिक्षण संस्थान यानी कि हमारे जो जनरल स्कूल वगैरह हो गया, कॉलेज वगैरह हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान का यहां अर्थ है दोस्तों, जो हायर लेवल के, जो सेंट्रल लेवल के जो एजुकेशन शैक्षणिक संस्थान है उनकी बात है। मान लो कि सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, जैसे एम्स हो गया, जैसे IIT हो गया, जैसे IIM हो गया। ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में पहले आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2005 के बाद में यहां पर भी आरक्षण का प्रावधान हो गया है दोस्तों। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर ये पांचों के हम कैसे क्या याद रखेंगे? देखो, कुछ भी नहीं है, जनरल चीज है, इसको ऐसे याद करना है जैसे मैं याद करता हूं वैसे आप याद कीजिए। 5 आधार हैं: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इसको तो आप 2-3 बार पढ़े और आप 5 मुख्य रूप से याद। देखो, व्यक्ति सबसे पहले अपने किससे संबंध है? उसका धर्म से। फिर वो कहां पैदा हुआ, जो उसका मूल स्थान, सबसे पहले व्यक्ति क्या धर्म, अपने धर्म को देखता है। फिर अपने मूल वंश जो उसका होता है उसकी बात करें। फिर उसकी जाति डिसाइड जो है, उसकी जाति होती है। फिर उसका लिंग और फिर उसका जन्म स्थान। इसको आप विपरीत भी याद रख सकते हैं। व्यक्ति का सबसे पहले क्या होता है? जन्म। उसके बाद उसका क्या, जन्म के बाद उसका क्या मालूम पड़ता है? लिंग, यानी कि उस जन्म के पश्चात किसका निर्धारण होता है? लिंग। लिंग के बाद क्या निर्धारण होता है? जाति। और जाति के बाद उसका वंश कौन सा है, और वंश के बाद उसका धर्म कौन सा है। यदि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो सबसे पहले आपके सामने यही चीज होगी, यानी कि एक तो उसका नाम, जो उसका जन्म स्थान है। फिर आप बात करें उसका लिंग, उसकी जाति, उसका मूल वंश, उसका धर्म। एक तरीके से आप इसको इस तरीके से उल्टा याद रख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से याद रहेगा। सबसे पहले हमारा जन्म स्थान, फिर हमारा लिंग, ठीक है, इसके पश्चात हमारी जाति कौन सी है, हम किस वंश से आते हैं, और हमारा धर्म कौन सा है। ठीक है, याद हो गया। अब उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 15 को भी आप देखें। देखो, सबसे पहले कौन? राज्य। कौन भेदभाव नहीं करेगा? राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, राज्य भेदभाव किसके साथ नहीं करेगा? नागरिकों के साथ। और नागरिकों के क्या है? महिलाएं और बच्चे हैं। नागरिकों क्या है? महिलाएं और बच्चे हैं। बालक कहां जाते हैं? सामान्य शिक्षण संस्थानों में। अब सामान्य शिक्षा पूरी होने के बाद कहां जाएंगे? उच्च शिक्षण संस्थानों में। ठीक है। और अंतिम रूप से तो आपको याद है सही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में 10% का आरक्षण का प्रावधान। अब इसको आप ऐसे देख लो। नंबर 1 राज्य साहब, यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उपरोक्त 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नंबर 2 नागरिक साहब, यानी कि कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव उपरोक्त 5 आधारों पर नहीं करेगा। नंबर 3 नागरिकों क्या है? महिलाएं और बच्चे। तो राज्य महिलाएं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी के बाद सामान्य शिक्षण संस्थान,
आपसे पूछता है तो अगला क्या है, सामान्य शिक्षण। तो बालक कहाँ जाते हैं, सामान्य शिक्षण संस्थानों में। और अगला है फिर सामान्य शिक्षा से कहाँ जाएंगे, उच्च शिक्षा में जाएंगे। और इसके बाद में यदि हम बात करें नंबर 6, तो आपका जो है पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अभी हाल ही में जुड़ा है, नवीनतम संशोधन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको काफी समझ में आया होगा। अब हम अनुच्छेद 16, 17 और 18 की बात करते हैं। ठीक है, मैं तुरंत प्रभाव से इसको मिटा देता हूं ताकि इससे समय की बचत होगी। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता, अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि सभी लोग सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकते हैं और सभी लोग समान रूप से सरकारी नौकरियां पा सकते हैं, बशर्ते वो उसके लिए योग्यता रखते हों। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। जिस पोस्ट के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो उस पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहां पर इस अनुच्छेद के अंदर काफी सारी विशेषताएं हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता, नाम से ही प्रतीत हो रहा है और आपसे सीधा पूछ लेगा कि लोक नियोजन के अवसरों में समानता किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, अनुच्छेद 16। अब इसका पहला प्रावधान क्या कहता है, पहला प्रावधान कहता है अनुच्छेद 16(1) का कि राज्य के अधीन पदों पर सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि राज्य के अधीन जो भी सरकारी पद हैं उन पदों पर जो भी विज्ञप्ति निकलेगी सभी नागरिक समान रूप से भागीदार हैं फॉर्म भरने के, यानी कि योग्यताएं तो मैंने आपको बताई, वो एक अलग प्रावधान है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ चीज़ समझनी है कि राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति का सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होगा, यानी कि कोई भी नागरिक सरकार के अधीन सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन दूसरा प्रावधान क्या कहता है, देखो काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य अपने अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। देखो दोस्तों, यहां पर नहीं कर सकता और ना ही करेगा, और इन आधारों पर कोई भी व्यक्ति अपात्र नहीं समझा जाएगा। किन आधारों पर, देखो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास, टोटल कितने आधार हैं, 7 आधारों पर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इन आधारों पर केवल अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा किसी भी राज्य के द्वारा, और वो जो है राज्य के अधीन राज्य इन 7 आधारों के आधार पर उस व्यक्ति विशेष के साथ भेदभाव भी नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन इसी का अपवाद है 16(3), राज्य निवास की अनिवार्यता घोषित कर सकता है। यानी कि कोई भी राज्य यदि चाहे, वो चाहता है कि मेरे यहाँ की सरकारी नौकरियों में हमारे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं या लोग हैं वो ही भाग लें, तो कोई भी राज्य निवास की अनिवार्यता घोषित कर सकता है। जैसा आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब कोई एग्ज़ाम होता है तो वहाँ कई बार कुछ पोस्ट होती हैं तो उसमें सीधा लिखा होता है केवल राजस्थान के अभ्यर्थियों हेतु। अंडमान निकोबार में, झारखंड में जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पोस्ट निकलती है तो वहां सीधा लिखा होता है केवल झारखंड के अभ्यर्थियों हेतु, अर्थात वहां पर निवास की अनिवार्यता उस पोस्ट के लिए घोषित कर रखी है। समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक है, अब आगे हम बात करें सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 16(4) आपको कहता है सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन। देखो दोस्तों, रिजर्वेशन कब होगा, जब यदि राज्य को लगे कि उसकी सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यों को ऐसा लग रहा है कि साहब मेरे यहाँ नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जो हैं पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके संबंध में आरक्षण का प्रावधान कर सकता हूं। जी हां दोस्तों, यदि राज्य को लगेगा तभी वो ऐसा करेगा। एक बात आप यहां समझना, आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में सुनाया था
कि जो तमिलनाडु के काफ़ी सारे राजनीतिक पार्टियों ने इसके खिलाफ जो है PIL भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधा कहा गया है, उसे लगा है कि पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व नहीं है, बस इसलिए आरक्षण का प्रावधान करना है। जब मान लो राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो गया, तो उसके पश्चात आरक्षण की क्या आवश्यकता है? समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है, जिससे जो हमारे समाज के पिछड़े और वे तबके हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, जो वर्ग है जो पिछड़ा हुआ रह गया है, उसके विकास के लिए ये प्रावधान किए गए थे। ठीक है, आगे हम बात करें अनुच्छेद 15(5). देखो 16(5) में किसी धर्म या संप्रदाय के किसी पद पर उसी धर्म या संप्रदाय के से संबंधित व्यक्ति विशेष की नियुक्ति की जा सकती है या की जाएगी, ऐसा प्रावधान संसद कर सकती है या संबंधित राज्य भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में कर भी रखा है। देखो जो हमारे धर्मगुरु होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलवी जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, हमारे यहाँ जो धर्मगुरु होते हैं पंडित वगैरह उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ईसाई धर्म में क्रिश्चियन वगैरह, तो इस प्रकार से जो मतलब ईसाई धर्म में पॉप वगैरह जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नियुक्ति का प्रावधान है, यानी कि संबंधित धर्म से संबंधित व्यक्ति ही उस पद पर नियुक्त होगा। दोस्तों इसी के साथ अनुच्छेद 16(6) जो वर्तमान में काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपका जो सामान्य वर्ग जिसे हम कहते हैं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो EWS आप पढ़ते हैं, आपने जब फॉर्म भरा था राजस्थान पुलिस का, आपने लिखा था EWS, वही EWS 10% आरक्षण का प्रावधान सरकारी सेवाओं में अर्थात राजस्थान पुलिस में भी आपको प्राप्त हुआ है। तो ये अनुच्छेद 16(6) के अंतर्गत आपको प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में जुड़ा है 2019 में। तो सरकारी सेवाओं में EWS और अब आप अभ्यर्थी भी हैं, तो ऐसे सवाल जो हमसे जुड़े हुए हैं वो पूछे जाने की अधिक संभावनाएं हैं, वर्तमान में चर्चित हैं वो सवाल पूछे जाने की अधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था दोस्तों। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने बात की, अब देखो अनुच्छेद 18, थोड़ा सा अनुच्छेद 18 को भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत। किसके अंत की प्रावधान की बात करता है दोस्तों? उपाधियों के अंत की बात। किन क्षेत्रों को छोड़कर 18(1) में साफ साफ लिखा गया है, शिक्षा व सेना के क्षेत्र को छोड़कर राज्य अन्य किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि जो है प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 यहां लिखा गया है उपाधियों का अंत। अब इसमें दोस्तों देखो 4 प्रावधान है, 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4). सीधे सीधे हैं। देखो, राज्य शिक्षा व सेना को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। देखो दोस्तों, शिक्षा और सेना के क्षेत्र को ही क्यों छोड़ा गया? देखिए दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं, शिक्षा जो सदैव वर्तमान में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, वर्तमान में नए नए इनोवेशंस किए जा रहे हैं, नए नए आविष्कार आपके सामने हो रहे हैं, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे पुरस्कृत करना तो बनता है। उसे ऐसी कोई किसी विशेष नाम से उसे जाना जाए जिससे उसका नाम विशेष हो जाए, वो व्यक्ति विशेष में कन्वर्ट हो जाए, उस व्यक्ति की जो है हम कहें ख्याति हो। तो इसलिए क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में देना आवश्यक है।
जैसे वर्तमान में आपने शोध जब आप करते हैं तो आपको उपाधि प्राप्त होती है डॉक्टर, ठीक है। तो वो डॉक्टर क्या है, एक उपाधि, किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आपने उस क्षेत्र में शोध किया है, कुछ नई जानकारियों को खोजा है, आपने कोई अच्छा कार्य किया है। तो उपाधियां सदैव अच्छे कार्यों के लिए दी जाती हैं। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सदैव नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं दोस्तों, और इससे लोगों में असमानता की भावना भी उत्पन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जितना अच्छा कार्य करेगा उसे उतनी ही अधिक अच्छी उपाधि प्राप्त होगी, यदि वो जैसा काम करेगा उसके अनुसार। यदि हम बात करें सेना, अब सेना शौर्य की बात हम करते हैं। सेना बॉर्डर पे आपको पता पहरा देती है। यदि सेना में किसी व्यक्ति ने कुछ अदम्य साहस पराक्रम यदि उसने दिखाया तो उसे उपाधि अगर प्रदान की गई तो इससे क्या होगा, अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वो लोग भी सेना में भर्ती होंगे और वैसा ही पराक्रम दिखाने का प्रयास करेंगे या जरूरत पड़ने पर वैसा ही पराक्रम दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता है इसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, तो मेरा एक अलग डिग्निटी होगी, मेरा एक अलग स्टेटस होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस प्रकार से शिक्षा व सेना के क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं की जाती। अब उपाधि देखो, पुराने जमाने में तो राजा राय सिंह, राजा राय बहादुर, बहादुर सिंह, तेज बहादुर, इस प्रकार की उपाधियां हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये सारी उपाधियां समाप्त कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्गों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में असमानता की भावना उत्पन्न करती है। और हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक हम क्या पढ़ रहे हैं? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक हम क्या पढ़ रहे हैं? समानता का अधिकार। और उसी में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करें, अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है, यहां पर कोई भी नागरिक का मतलब है भारतीय नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। किसी विदेशी राष्ट्र से राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, याद रखना। कई बार एग्जामिनर काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल बना देता है और यहाँ पर धारण की जगह प्रदान कर देता है, तो कन्फ्यूजन आपको क्रिएट वहाँ करेगा। तो याद रखना, राज्य उपाधि प्रदान करता है और व्यक्ति उपाधि क्या करता है? धारण करता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अगर अपना बात करें 13, तो 13 में क्या है? विदेशी नागरिक। कोई भी विदेशी नागरिक जो भारतीय, कोई भी विदेशी नागरिक जो भारतीय सेवा के अधीन कार्यरत हैं या भारतीय सेवा में कार्यरत हैं, वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। अब देखो दोस्तों, ये जो आखिरी प्रावधान है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर 18(4) जो प्रावधान किया गया है वो ये बात कहता है कि कोई भी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन विश्वास या लाभ के पद पर, विश्वास या लाभ के
पद पर है वो बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, इसको आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने 4 प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान पहली बात, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, लेकिन शिक्षा व सेना के क्षेत्र में राज्य उपाधि प्रदान कर सकता है। दूसरी चीज, कोई भी भारत का नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा, ठीक है। नंबर तीसरा, कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन सेवा में कार्यरत है वो बिना भारत की राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। अगला चौथा इंपॉर्टेंट है, देखो, जो कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत सरकार के अधीन विश्वास और लाभ के पद के अंतर्गत जो है पद धारण कर रखा उन्होंने, विश्वास एवं लाभ के पद पर है, वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा, ठीक है। विश्वास यानी कि जो संघ के मंत्री वगैरह होते हैं, लाभ के पद, लाभ का पद एक अलग चीज होती है। लाभ का पद यानी कि जो सरकारी सेवाओं में मुख्य रूप से जो व्यक्ति हैं, जो सरकार की मशीनरी का उपयोग करते हैं, जो सरकारी पदों पर है, जिनसे सरकार को से जिनको वेतन प्राप्त होता है, संघ के मंत्री, राज्यपाल वगैरह को छोड़कर, ये सभी विश्वास के पद होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां दोनों का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करें तो देखो अनुच्छेद, देखो दोस्तों, अपन 17 पढ़ना भूल गए हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 को भी आप थोड़ा देख ले। देखो अनुच्छेद 17 यहीं देख लें आप। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। जिसको हम क्या कहते हैं, छुआछूत निषेध है, छुआछूत निषेध। देखो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता रहा है और इस बार भी संभावना है पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको पता है हमारे प्राचीन काल से अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का निषेध, ये जो परंपरा थी या मैं कहूं ये जो प्रथा थी वो काफी प्रचलित थी। और वर्तमान में भी कहीं कहीं अभी वर्तमान में आपको काफ़ी ये प्रथा अभी भी देखने को मिलती है। इसी कारण से अधिकांश ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और राजस्थान पुलिस के संदर्भ में ये विशेष मायने रखता है, क्योंकि जब भी आप राजस्थान पुलिस में भर्ती होंगे तो अस्पृश्यता का अंत, इसके अधीन एक एक्ट बनाया गया है जिसको हम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं, लेकिन 1976 में इसका नाम परिवर्तन करके सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम कर दिया है दोस्तों, यानी कि 1976 में। इसके अनुसार जो आपके अनुसूचित जाति के जो लोग होते हैं उनके साथ किसी प्रकार का जो भेदभाव होता है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। इसके बाद में इसी के संदर्भ में आपका जो है अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST निवारण एक्ट 1989 भी बनाया गया था दोस्तों, आपको ज्ञात हो। तो यहाँ अस्पृश्यता का अंत का अर्थ यही है, छुआछूत निषेध है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते जिससे उसे इस प्रकार की भावना महसूस हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे जो हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक पूर्ण हो चुका है दोस्तों। कल हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरिया क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई सामग्री की सूचना प्राप्त हो, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे सूचना आपको प्राप्त हो। और दोस्तों कमेंट और लाइक अवश्य करें, उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, क्योंकि यही तो हमारा मनोबल बढ़ाती हैं दोस्तों। ठीक है, जय हिंद जय भारत।